डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट, कल मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चालू किया था और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि विद्युत अपघटनीय पदार्थ कौन से होते हैं और विद्युत अनपघटनीय पदार्थ कौन से होते हैं। कल मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन पिघली और जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनीय पदार्थ। इनका मेन रीजन क्या था? क्योंकि पिघली और जलीय अवस्था में क्या होते हैं, इनके अंदर मुक्त आयन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे मैंने आपको बताए थे विद्युत अनपघटनीय पदार्थ, जो ठोस अवस्था, पिघली अवस्था और जलीय अवस्था में विद्युत धारा का चलन नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अनपघटनीय पदार्थ। रीजन क्या था कि मुक्त आयन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटनीय जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजन होता है, इनका जलीय विलयन में अल्प मात्रा में वियोजन होता है। दूसरा डिफरेंस बताया था कि इनकी आयनन की मात्रा लगभग 1 या 100% होती है, इनकी आयनन की मात्रा बहुत कम होती है। वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा का मान बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल्स बताए थे ऑल एसिड, स्ट्रॉन्ग के, ऑल बेस, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑल वीक बेस से बनने वाले जितने भी लवण थे वो किसके थे? प्रबल विद्युत अपघट्य के। दूसरे मैंने आपको बताए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले ये लवण, ये एग्जाम्पल्स मैंने कल आपको बताए थे। स्ट्रॉन्ग में सभी क्या होते हैं? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर? अब मैं चालू करने जा रहा हूँ इसके अंदर अगला टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनन क्या होता है। आयनन इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आयनन। आयनन क्या होता है? कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसको जल में घोलकर आयनों में तोड़ना। किसी भी विद्युत अपघट्य को जल में घोलकर आयनों में तोड़ना क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। ठीक है, जैसे ये अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, ये HCl है, ठीक है। इसको यदि मैं जल के अंदर घोल देता हूँ तो H+ आयन और Cl- आयन, ठीक है। ये NaCl है, इसको यदि मैं जल के अंदर घोल दूँ तो क्या बन जाएंगे? Na+ आयन और Cl- आयन। इसी तरीके से ये अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी यदि मैं जल के अंदर घोल देता हूँ तो क्या बन जाएगा? NH4+ और OH-। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि किसी भी विद्युत अपघट्य को जल में घोलकर आयनों में तोड़ना क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन। अब हम बात करते हैं कि आयनिक साम्य क्या होता है, क्योंकि पार्ट सेकंड का क्या नाम है? आयनिक साम्य। देखिए आयनिक साम्य, ये सेकंड पार्ट का क्या नाम था? आयनिक साम्य। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। होता क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? आयनिक साम्य की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसको जब जल में घोला जाता है, ठीक है, तो उसका कुछ ही अंश आयनों में क्या होता है? वियोजित होता है, ठीक है। कुछ ही अंश किसमें होता है? आयनों में वियोजित होता है। इस स्थिति में आयनित मात्रा और अनायनित मात्रा के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिस साम्य का क्या नाम होता है? आयनिक साम्य। दोबारा सुनिए, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो उसका कुछ ही अंश आयनों में क्या होता है? वियोजित होता है। कुछ ही अंश आयनों में वियोजित होता है। इस स्थिति में उस विद्युत अपघट्य की आयनित मात्रा और अनायनित मात्रा के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक साम्य। क्या कहते हैं? आयनिक साम्य। देखिए कि एग्जाम्पल दे रखा अपने पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसको मैंने जल के अंदर घोला, इसको मैंने जल के अंदर घोल दिया, NH3 दे रखा है, इसको मैंने जल के अंदर घोल दिया, तो घोलने पर क्या बनेगा? देखिए, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास ही दे रखा है एसिटिक एसिड दे रखा है, माना कि ये एसिटिक एसिड दे रखा है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसको आप पानी के अंदर घोल रहे हैं, एक्वस, तो ये क्या होगा? एसीटेट आयन
और H प्लस आयनों में क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। इस स्थिति में क्या है, ये तो आयनित मात्रा है, ये तो क्या होगी, आयनित मात्रा, आयनित मात्रा, और ये क्या है, अनायनित मात्रा, अनायनित मात्रा जो आयन जुट रही है। इन दोनों के मध्य ये जो साम स्थापित होता है, साम का क्या नाम होता है, आयनिक साम। तो मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट को जब जल में घोला जाता है तो उसका कुछ ही अंश आयनों में क्या होता है, वियोजित होता है। इस स्थिति में आयनित मात्रा और अनायनित मात्रा के मध्य एक साम स्थापित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आयनिक साम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक साम। क्लियर हो गया, क्योंकि पार्ट बी का क्या नाम था, आयनिक साम। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे। आगे दे रखा है आर्हेनियस का विद्युत अपघट का सिद्धांत, आर्हेनियस का विद्युत अपघट का सिद्धांत, ठीक है। आर्हेनियस का विद्युत अपघट का सिद्धांत देखो, आर्हेनियस का विद्युत अपघट का सिद्धांत, विद्युत अपघट का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, आर्हेनियस का विद्युत अपघट का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए आर्हेनियस का विद्युत अपघट का जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं होती हैं। पहली अवधारणा क्या कहती है, पहली अवधारणा कहती है कि जब किसी विद्युत अपघट को जल में घोला जाता है तो वह आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए ये माना कि कोई अपने पास विद्युत अपघट दे रखा है ठोस, इसको जब आप किस में घोलते हैं, जल में घोल रहे हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, जल, तो यह आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, A प्लस और B माइनस, ठीक है। तो आर्हेनियस क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट को जल में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। दूसरी अवधारणा क्या कहती है कि विद्युत अपघट जल में घुलकर कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। दूसरी अवधारणा क्या कहती है कि विद्युत अपघट जल में घुलकर क्या हो जाता है, उदासीन। क्या हो जाता है, उदासीन। उदासीन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो धनावेश होता है और जो ऋणावेश होता है, उदासीन क्यों होगा, कुल धनावेश का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, कुल ऋणावेश के बराबर। कुल धनावेश कौन किसके बराबर हो जाएगा, कुल ऋणावेश के बराबर। किसके बराबर हो गया, कुल ऋणावेश के बराबर। कुल धनावेश किसके बराबर हो गया, कुल ऋणावेश के बराबर हो जाता है। एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, माना कि अपने पास ये विद्युत अपघट दे रखा है MgCl2। इस विद्युत अपघट को आपने पानी के अंदर घोला तो देखिए आयनों में टूटेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, टूट गया। ये एक्वस और ये भी क्या है, एक्वस। अब देखिए धनावेश 2 प्लस दे रखा है, ऋणावेश कितना दे रखा है, माइनस का 1 गुणा 2 करके कितना जाएगा, माइनस का 2। तो कैसा हो गया, उदासीन हो गया। तीसरी अवधारणा क्या कहती है इसकी कि कोई भी विद्युत अपघट जल में घोलने पर जो आयनों में टूटता है उसे क्या कहते हैं, आयनन। क्या कहते हैं उसे, आयनन। अभी मैंने आपको बताया था कि आयनन क्या होता है कि किसी भी विद्युत अपघट को जल में घोलकर आयनों में तोड़ना क्या कहलाता है, आयनन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनन। क्लियर। अगली अवधारणा क्या कहती है इसकी, अगली अवधारणा कहती है कि कोई भी विद्युत अपघट दे रखा है, माना कि अपने पास ये एल्युमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट है, इसका आप जलीय विलयन बनाते हैं, जल में घोलते हैं, उसमें जल में घोल रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, Al3 प्लस आयन और 3Cl माइनस आयन बन गया। लेकिन एल्युमिनियम क्लोराइड का ये जो जलीय विलयन है, इसके अंदर यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो धनावेशित आयन होंगे ये तो जाएंगे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये जो ऋणावेशित आयन हैं
ये जाएंगे धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि कोई भी जो विद्युत अपघट्ट होता है उसके जलीय विलयन के अंदर जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयन होते हैं वो हमेशा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करते हैं और अपने अपने आवेशों को त्याग कर क्या हो जाते हैं, उदासीन। ये ऋणावेशित है तो कैसा है, ये धनावेशित कैसा हो गया, उदासीन। ये धनावेशित है, ये कैसा है, ऋणावेशित कैसा हो गया, उदासीन। क्लियर। अगली अवधारणा क्या कहती है इसकी, अगली अवधारणा कहती है इसकी कि कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसको टर्म देंगे नाम आयनन की मात्रा, या इसका दूसरा नाम होता है या वियोजन की मात्रा। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, मैं क्या कह रहा हूं, इसको दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं एल्फा से। कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, उसको जब आप जल में घोलते हैं तो उसका कुछ ही अंश आयनों के रूप में क्या होता है, वियोजित होता है। उस अंश का नाम क्या होता है, वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। मैंने दोबारा सुनिए, मैंने क्या बताया कि कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसको जब आपने जल में घोला तो उसका कुछ ही अंश आयनों के रूप में रहता है। जो अंश आयनों के रूप में होता है उसे हम आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। वियोजन की मात्रा को एल्फा से दर्शाते हैं। एल्फा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, वियोजन के पश्चात कुल मूलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या। तो ये जो फॉर्मूला होता है वियोजन की मात्रा निकालने का होता है, वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या और वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे क्या कहता है आरएनएस, आरएनएस की जो अगली अवधारणा है वो क्या कहती है, आरएनएस की अगली अवधारणा कहती है कि कोई भी जो विद्युत अपघटनीय विलयन होता है इसकी चालकता भी आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो कह सकते हैं कि कोई भी जो विद्युत अपघट्ट है इसकी जो चालकता होती है किसके समानुपाती होती है, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। आयनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती। चालकता किसके समानुपाती आ गई, आयनों की संख्या। यदि आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उस विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आगे देखिए, आगे इसकी अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी जो विद्युत अपघट्ट होता है, कोई भी जो विद्युत अपघट्ट होता है उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म भी आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आयनों की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यूँ कह सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल उठाएं, अपने पास एग्जाम्पल दे रखा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। अब नीला रंग उत्पन्न कैसे होता है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है इसके अंदर कौन से आयन होते हैं, कॉपर आयन। इन कॉपर आयनों की प्रेजेंस की वजह से कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल उठाऊं मैं, ये अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका जो जलीय विलयन होता है उसका जो रंग होता है वो होता है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग, ऑरेंज कलर का होता है। अब ये जो ऑरेंज कलर होता है डाइक्रोमेट आयन का, किसकी वजह से, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर होता है किसकी वजह से आता है, डाइक्रोमेट आयन की वजह से। किसकी वजह से आता है, डाइक्रोमेट आयन की प्रेजेंस की वजह से। Cr2O7 2- जो आयन होते हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से
पोटेशियम डाइक्रोमेट का कौन सा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं, ये फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, इसका जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। कौन सा कलर होता है? येलो कलर। इसका जो येलो कलर आता है वो फेरिक आयन की प्रेजेंस की वजह से आता है। कौन से आयन की वजह से? फेरिक आयन। Fe3+ आयन का नाम क्या होता है? फेरिक आयन। ठीक है, देखिए अगली अवधारणा क्या कहती है इसकी, कि विलयन के जो अनुषंगी गुणधर्म होते हैं उनके मान भी आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के जो अनुषंगी गुणधर्म होते हैं, अनुषंगी गुणधर्म 4 होते हैं। विलयन के जो अनुषंगी गुणधर्म होते हैं, ठीक है, ये भी आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अनुषंगी गुणधर्म 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड होता है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक अवनमन। और चौथा होता है परासरण दाब। परासरण दाब। ये चारों जो अनुषंग गुणधर्म होते हैं इनके मान भी आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये आर्यनियस के विद्युत अपघट के सिद्धांत की कुछ अवधारणा हैं जो आपको आनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए क्या कहता है आर्यनियस। आर्यनियस कहता है, पहली अवधारणा मैंने आपको बताया कि जब किसी विद्युत अपघट को आप जल में घोलते हैं तो वो धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयनों में वियोजित हो जाता है। दूसरी मैंने आपको बताई कि कोई भी विद्युत अपघट जल में घुलकर उदासीन हो जाता है क्योंकि कुल धनावेश को ऋणावेश के बराबर हो जाता है। तीसरी अवधारणा बताई कि कोई भी विद्युत अपघट को जो जल में घोला जाता है तो वो आयनों में क्या होता है? टूटता है। वो क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। चौथी मैंने आपको बताई कि किसी विद्युत अपघटी जो जलीय विलयन होता है उसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आयंस होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करते हैं और अपने अपने आवेशों को त्याग कर उदासीन हो जाते हैं। अगली मैंने आपको अवधारणा बताई थी कि कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट होता है, ठीक है, उसका कुछ अंश आयनों के रूप में वियोजित होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कुल मोलों की संख्या। अगले मैंने आपको बताया थी कि विलयन की जो चालकता होती है वो भी आयनों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती। किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में जितने ज़्यादा आयंस होंगे चालकता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अगले मैंने आपको बताया थी कि विद्युत अपघटनीय जो विलयन होता है उसके रासायनिक गुणधर्मी आयनों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती। एक एग्जाम्पल उठाया था मैंने, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर आता है कौन से आयन की वजह से आता है? कॉपर आयन की वजह से। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो नारंगी रंग आता है कौन से आयन की वजह से? डाइक्रोमेट आयन की वजह से। फेरिक क्लोराइड का जो पीला कलर आता है किसकी वजह से आता है? फेरिक आयन की वजह से आता है। और लास्ट अवधारणा मैंने आपको बताए थे कि विलयन के जो अनुषंगी गुणधर्म होते हैं बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, इनके मान भी आयनों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट की जो वियोजन की मात्रा होती है उसको हम स्पष्ट करते हैं ओस्टवाल्ड तनुता नियम से। किससे? ओस्टवाल्ड तनुता नियम से। अब ओस्टवाल्ड तनुता नियम क्या है देखिए, देखिए इसको अच्छी तरीके से समझना है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम, इस नियम की पहली जो विशेषता होती है, इस नियम को वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट पर लागू करते हैं। और ये नियम क्या कहता है कि कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट होता है उसकी वियोजन की जो मात्रा होती है तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। या यूँ कह सकते हैं इस नियम के अनुसार
किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट की जो वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा अल्फा किसके समानुपाती होती है? तनुता के। यदि आप तनुता बढ़ाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वियोजन की जो मात्रा है वो तनुता के समानुपाती होती है? इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये अपने पास कोई सामान्य अपक्रिया दे रखी है, ये कोई अपने पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट दे रखा, कॉमन उठा लिया मैंने ए बी। चलो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये अपने पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट दे रखा है एसिटिकम, ठीक है। इसको जब किसी एक्वस विलयन के अंदर घोलते हैं तो इसका कुछ ही अंश आयनों बीज होगा, एसिटेट आयन और H+ आयन, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, We। अब प्रारंभ में मैंने क्या किया, माना कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर इस एसिटिक अम्ल की कंसंट्रेशन को क्या मान लिया है? मैंने C मान लिया है। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर सांद्रता क्या मान ली? मैंने C मान ली। कब मानी? जब अपक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, n की क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब इसके बाद क्या किया कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसको किसी जलीय विलयन के अंदर क्या कर दिया? वियोजित कर दिया। तो वियोजन के पश्चात इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है, तो लिख सकता हूं t समय पर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वियोजन के पश्चात, ठीक है। वियोजन के पश्चात, इसके पश्चात वियोजन के पश्चात सांद्रता प्रारंभ में कितनी थी? C। इसका कुछ ही अंश आयनों में क्या होगा? वियोजित होगा, और वियोजित होकर कंसंट्रेशन घटित कितनी जाएगी? C- Cα। लेकिन ये जो एसिटेट आयन है प्रारंभ में कितनी थी इसकी? 0। लेकिन t समय के बाद कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी? Cα, और इसकी कितनी हो जाएगी? Cα, ठीक है। अब इस समीकरण पर अपने को अप्लाई करना है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो देखिए यहां लिखेंगे नीचे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या निकालेंगे हम? K। तो K कैसे निकालेंगे? Ka, ठीक है। अब देखिए K निकालना है अपने को। K कैसे निकालेंगे? उत्पादन अणुओं की सांद्रता बटे अभिकारक अणुओं की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए K, इसकी सांद्रता कितनी मान रखी है हमने? Cα। इसकी कितनी है? Cα। इसकी कितनी है? C- Cα। अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए तो अपने पास क्या आएगा? K बराबर Cα इंटू Cα। नीचे मैंने क्या कॉमन ले लिया? C कॉमन ले लिया, तो C1 - α। एक C से C चला गया तो अपने पास K का जो मान निकल के आया, K बराबर आ गया Cα² अपॉन 1 - α, ठीक है। K क्या कहलाता है? आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक? K क्या कहलाया यहाँ? K कहलाता है आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक। लेकिन जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं, 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट, ठीक है, जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं इनका कुछ ही अंश आयनों बीज होता है। अल्फा का जो मान होता है एक की तुलना में क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 - α अप्रोक्सीमेट कितना मान लूँ मैं? 1 मान लूँ। तो अपने पास K बराबर क्या आ जाएगा? K बराबर आ जाएगा Cα²। अब इससे मैं क्या निकालूं? अल्फा। तो अपने पास क्या आएगा? α² बराबर आ जाएगा K/C, या अल्फा बराबर क्या आएगा? √K/C। K क्या होता है? कांस्टेंट,
तो मैं क्या ले सकता हूँ, एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, के अपॉन अंडर रूट सी। ठीक है, के कांस्टेंट है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कंसंट्रेशन निकालना भी जानते हैं। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन बी। और यदि एन का मान कितना मान लूँ मैं, 1 मान लूँ, तो सी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन बी। तो देखिए अपने पास इस सी का मान यदि मैं ऊपर रख दूँ तो अपने पास एल्फा बराबर क्या आया, देखिए एल्फा बराबर आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास दे रखा है एल्फा बराबर के को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो एल्फा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, के इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, के कांस्टेंट होता है, इसको मैं ले सकता हूँ एल्फा समानुपाती रूट बी, या एल्फा व्युत्क्रमानुपात कह सकता हूँ 1 अपॉन रूट सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यदि आप तनुता बढ़ाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट की जो वियोजन की मात्रा एल्फा, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट की जो वियोजन की मात्रा एल्फा, इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो इसको मैं नोट के लिखवा रहा हूँ आपको। देखिए इसका मतलब क्या है, यदि मैं तनुता बढ़ाऊँ, रूट बी का मान बढ़ने पर वियोजन की मात्रा एल्फा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, रूट बी का मतलब क्या है, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा का मान बढ़ता है, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा एल्फा का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर, अब आपकी समझ में आ गया होगा। ओस्टवाल्ड तनुता नियम क्या कहता है कि कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी तनुता, कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो वियोजन की मात्रा होती है किसके समानुपाती होती है, तनुता के समानुपाती होती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अम्लों का आयनन स्थिरांक कैसे निकालते हैं और क्षारों का आयनन स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बिल्कुल निकालने का तरीका बिल्कुल कॉमन है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अम्लों का आयनन स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए अम्लों का आयनन स्थिरांक, अम्लों के आयनन स्थिरांक का निर्धारण, अम्लों के आयनन स्थिरांक का निर्धारण, अम्लों का जो आयनन स्थिरांक होता है, देखिए अम्लों के आयनन स्थिरांक का निर्धारण कैसे किए जाते हैं। देखिए इधर देखिए, ये अपने पास माना कि कोई अम्ल दे रखा है। ठीक है, इसको किसी जलीय विलयन के अंदर आपने डिजोल्व किया तो ये H+ आयन और A- आयन के रूप में क्या होता है, वियोजित होता है। और आपको पता है कि वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर इसकी कंसंट्रेशन सम की क्या मान ली मैंने, C मान ली। इनकी क्या रहेगी, 0 0। वियोजन के पश्चात सांद्रता कितनी रह जाएगी, C- C अल्फा, और इनकी बढ़त कितनी हो जाएगी, C अल्फा और C अल्फा। बिल्कुल क्लियर हुआ। कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे क्या निकालेंगे, अम्ल बात कर रहे हैं तो अम्लों का जो आयनन स्थिरांक होता है उसको दर्शाते हैं Ka से। ठीक है, A फॉर एसिड, तो कंसंट्रेशन H+ आयन और कंसंट्रेशन A- आयन अपॉन कंसंट्रेशन Ha। ठीक है, दोनों का मान रख दीजिए, तो दोनों का जब मान रखेंगे तो K बराबर अपने पास क्या आएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। C से C कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास यदि हम बात करें तो K का जो मान आया अपने पास C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा।
यदि कोई अपने पास वीक एसिड दे रखा है 4 वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक एसिड होते हैं उनके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का जो मान होता है कितना, बहुत कम। तो 1 माइनस अल्फा का जो मान होगा अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो अपने पास देखिए अम्लों का निस्तारण के क्या आएगा, के बराबर अपने पास आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, के अपॉन रूट सी। यही आया अपने पास। रूट के अपॉन सी, यही आएगा रूट के अपॉन सी। ये अपने पास क्या आ गया, अल्फा का मान। अब देखिए ये तो अपने पास वियोजन की मात्रा अल्फा आ गया हम लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस वियोजन की मात्रा से H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए H प्लस आयन की सांद्रता का निर्धारण, सांद्रता का निर्धारण। देखिए H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। ये अपने पास H प्लस आयन दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। देखिए H प्लस आयन कितनी दे रखी है, सी अल्फा, ठीक है। और अल्फा का मान ऊपर दे रखा है। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सी इंटू अल्फा का मान पुट कीजिए के अपॉन सी। अब क्या करते हैं कि सी का, ठीक है, सी जो है इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन H प्लस आयन बराबर सी इंटू अंडर रूट के इंटू सी अपॉन सी इंटू सी। अब नीचे देखिए अंडर रूट सी और अंडर रूट सी, ये क्या बन गया अपने पास सी। तो बाहर वाली जो सी है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर क्या आ गया, अंडर रूट के इंटू सी। क्लियर, समझ में आ गया। इसका मतलब समझिए यदि H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो एसिडिटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और pH का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, pH कहलाता है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन बढ़े तो एसिडिटी का मान क्या होगा, एसिडिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन pH का जो मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि pH क्या होती है, H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है। इसी तरीके से आप क्षारों का आयन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। क्षारों का जो वियोजन स्थिरांक आएगा वो क्या आएगा, अल्फा बराबर के बी अपॉन अंडर रूट सी, अंडर रूट के बी अपॉन सी। अल्फा बराबर क्या है, अंडर रूट के बी अपॉन सी। यहाँ क्या निकाल लेंगे, OH माइनस आयनों की कंसंट्रेशन। OH माइनस आयनों की जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, के एक जगह क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। ये आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। कल हम चालू करेंगे एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू।